हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ ईश्वरपाल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया आजकल सच खबर। आज मैं अपने ऑफिस से बाहर आया हूँ, जहाँ पर हम मीरा भाईंदर में इलेक्शन की जो गहमाई चल रही है उस पर एक स्टोरी करेंगे। और इसके लिए आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे मीरा भाईंदर के जाने माने सोशल एक्टिविस्ट और नामचीन विसल ब्लोअर राजू गोयल जी से, जिन्होंने इस शहर के विकास के लिए, इसकी तरक्की के लिए काफ़ी वर्षों से प्रयासरत हैं। तो इस चुनाव में उनकी क्या भूमिका है, क्या उनकी रूपरेखा है, क्या उनकी दृष्टि है, वो आपको बताएंगे। चलिए सीधे चलते हैं राजू गोयल जी के पास। नमस्कार मीरा भाईंदर के रहवासियों, दोस्तों, भाई बहन। पिछले 15-16 साल से मैं मीरा भाईंदर का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन व यहाँ के विधानसभा के जो भी प्रतिनिधि हैं उनका आचरण, व्यवहार, उनकी काम करने की कार्यपद्धति व वो किस तरह काम करते हैं उसके बारे में आपको संक्षिप्त में। सबसे पहले हमने गिलबर्ट सेठ 145 के गिलबर्ट सेठ का दौर देखा और प्रताप सरनाईक जी का दौर। उस समय भाईंदर वेस्ट के जो पुल बने हैं, प्लस आपका भाईंदर वेस्ट के जो मीरा भाईंदर का जो रोड बना है और मीरा भाईंदर की जो प्रकृति मतलब जो तेज़ी से विकास हुआ है उस बारे में हम सराहनीय बोलेंगे, क्योंकि उनको गिलबर्ट सेठ अपने लोगों से सलाह लेके काम किया करते और उनकी एक टीम वर्क थी जिसके अंदर कई लोग ऐसे थे जो बहुत अच्छे। रहा प्रताप सरनाईक जी का बात, तो प्रताप सरनाईक जी का 80% हिस्सा ओला माझीवाड़ा में आता है, बाकी मीरा भाईंदर का छोटा सा हिस्सा था जिसके अंदर नवघर गांव हुआ, आपका कनकिया हुआ और पोरबंदर हुआ। अब यहाँ की पब्लिक इन 10 सालों में बहुत बढ़ी है। उससे पहले पब्लिक इतनी नहीं रहती, खाली नवघर गांव का पब्लिक था, या फिर आप पीपी रोड बोल दीजिए, आप केबिन रोड बोल दीजिए, यही पब्लिक है। क्या विकास तो आप समझिए कि जितना राज्य सरकार से आप पैसा लेके आएंगे उसमें बंदा बाट होती है, उसके अंदर आपको कमीशन मिलता है। तो विकास के लिए जितना आप पैसा लाओगे, ये जितने भी आमदार हैं, हम बोलते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, विकास कर, एक्चुअल में विकास क्या है, उस पैसों का सदुपयोग कैसे हुआ है। ठीक है, हमको मालूम है कि करप्शन इतना बड़ा हुआ है कि इसके अंदर 20% कमीशन जाता है, उसके अंदर किस ठेकेदार को देना है, वो आपको कितना लाभ पहुंचा सकता है। हो सकता है कि 40 से 50% इसमें कमीशन जाता हो, क्योंकि कारण क्या है कि आप जिस ठेकेदार जहां से काम लाएंगे, आपका मनपसंद ठेकेदार उसमें रखेंगे, उससे आप कमीशन भी लेंगे। रहा बात विकास की, तो विकास तो होना ही है। मीरा भाईंदर इतना बड़ा हब बन गया है, 15 लाख की उसकी पॉपुलेशन हो गई है, मतलब 15 लाख से भी ज़्यादा पॉपुलेशन। तो उस हिसाब से जितना दो आमदार हैं, दो आमदार अपने हिसाब से जितना भी फंड लाएंगे, फंड के अंदर कितना बंदरबाट होती है वो बात अलग है। पर समझने जैसी बात है कि जब आप रोड बना रहे हैं, अब रोड बना रहे हैं तो सीमेंटेड रोड के अंदर मॉनिटरिंग का काम किसका होगा? लोक प्रतिनिधि का, जिसमें नगर सेवक हो चाहे यहाँ का आमदार हो। अब होता क्या है, इनकी समझ में ही कितना आता है ये देखने वाली बात है। नरेंद्र मेहता जी बोलते हैं, राजू जी, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और नेताओं ने क्या क्या मुद्दे पेश किए हैं, हम पहले अपने शहर के क्या क्या मुद्दे हैं उन पर बात कर लेते हैं 1-2 मिनट में। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा मुद्दा है पानी का अभी भी इस मीरा भाईंदर में, तो उसको लेकर के आपका क्या कहना है? MMRD ने सूर्या डैम प्रकल्प का जो प्रोसेस किया था, जिसके अंदर आमदारों को क्या चाहिए था, वो जल्द से जल्द, और यहाँ के जो नागरिक हैं उनको समझना चाहिए कि इसमें अड़ंगा किसने किया। अड़ंगा करने वाले पूर्व आमदार थे, जिसका विरोध किया था प्रताप सरनाईक और गीता चंद जी। अब होना क्या चाहिए थे, जो प्रकल्प था, सूर्या डैम का प्रकल्प था, उसके अंदर जल्द से जल्द पाइपलाइन डलती तो अभी तक पानी आता। पर पूर्व के जो विधायक हैं, आमदार हैं, उन्होंने छलपूर्वक कि मेरी लैंड है, उस पे से पाइपलाइन बिछानी है तो आपको मेरे को मतलब मुआवजा देना पड़ेगा या जो भी TDR देना पड़ेगा। पर होना क्या चाहिए था भाई, आपने अगर लैंड दे भी दिया था,
बिछाने के लिए, तो उसका आपको मुबदला या टीडीआर आपको मिल जाता। लैंड एक्विजिशन के अंदर जो भी हो, आज आपने ले लिया है तो वो मिलना ही मिलना ही। सेकंड बात रही मेट्रो की। अब मेट्रो में भी पूर्व आमदार बोलते हैं कि नहीं, मेरे को जब तक मुबदला या नहीं मिलेगा, और मुबदला भी कैश चाहिए उनको। महानगर पालिका में कहाँ कैश है, उनको भी मालूम है महानगर पालिका में कैश नहीं। फिर भी उन्होंने, श्याम सुंदर अग्रवाल बोलते हैं कि मैं अपनी लैंड देने को तैयार हूँ, पर उसके बावजूद भी वो बोलते हैं मैं इसमें पार्टनर है, मैं नहीं दूंगा। सेकंड रही काशी मीरा के अंदर जो छोटा सा टुकड़ा है, उसकी 33 स्क्वायर मीटर है शायद, उसके अंदर भी वही अड़ंगा। तो विकास कार्य में अड़ंगा लगाना ही पूर्व आमदार का काम रहा है, ये पब्लिक को समझना चाहिए। जबकि होना क्या चाहिए था, वो लोक सेवक थे, तब उन्होंने कैसे काम किया ये सबको मालूम है। अपनी होटल को, अपनी स्कूल को बढ़ाने के लिए किस तरह उन्होंने अधिकारियों का यूज़ किया, किस तरह उन्होंने महानगर पालिका का यूज़ किया, किस तरह उन्होंने मुख्यमंत्री का यूज़ किया, ये सोचने वाली बात है। और आप मुझे बताइए कि उन्होंने अपना विकास ज़्यादा किया है, वनस्पत शहर का नुकसान ज़्यादा है। आप खुद समझिए, आप बोलिए, बताइए कि अगर ये मेट्रो के अंदर अड़ंगा नहीं करते तो अभी मेट्रो का काम कितना सरल हो जाता है। ये सूर्य डैम का पानी का पाइपलाइन डालने के लिए उन्होंने उस समय लैंड जल्दी दे दिया होता, तो उस समय कितना जल्दी ये काम हुआ। तो ये काम करने के लिए लोगों को समझना चाहिए कि ये काम में अड़ंगा कौन लगा। अच्छा, मैं समझ गया सर। आप जो जिन पूर्व विधायक का नाम ले रहे हैं, सॉरी नाम नहीं लेना चाहते हैं, उनका नाम नरेंद्र मेहता है, मैं ये मान के चलता हूँ। तो मैं उनसे इस बात को थोड़ा और एलोबरेट करना चाहूँगा आपसे कि उनके ऊपर आरोप हैं और कई आरोप सिद्ध भी हो चुके हैं, जैसे आय से अधिक संपत्ति का मामला है और विकास को रोकने का मामला है। तो उस बारे में थोड़ा और विस्तार से बताइए पब्लिक को कि किस तरह से इन्होंने दिलीप भेवारे करके एक ATP हुआ करते हैं, असिस्टेंट टाउन प्लान, उसको किस तरह पोस्टिंग देके असिस्टेंट टाउन प्लानर बनाया। वो ATP था, ATP से असिस्टेंट टाउन प्लानर भी बनाया, टाउन प्लानर भी बनाया। उससे क्या उपयोग लिया उन्होंने, ये देखने का विषय है। देखिए, दिलीप भेवारे ने जितनी भी बिल्डिंग सैंक्शन की, उस बिल्डिंगों के लोग आज भी OC के लिए तरसते हैं। CC के लिए जो CC गलत दिए, माफ करके CC दिए, सारे काम ULC घोटाले में वो खुद शामिल रहे थे। ULC का कैसे उन्होंने पीछा छुड़ाया है सबको मालूम है। अगर ULC डिपार्टमेंट के अंदर बताया जाए कि ये ULC का घोटाला किस तरह किया है इन्होंने, तो दिलीप भेवारे उसका बड़ा सरगना था। अब उस सरगना को लाने के लिए मुख्यमंत्री के पास में 2-3 बार लेटर लिखते हैं मिस्टर नरेंद्र मेहता। तो इससे स्पष्ट होता है कि नरेंद्र मेहता अपने फायदे के लिए इस शहर के गंदे से गंदे ऑफिसर को 18, 20 साल से यहाँ पे जो काम कर रहा था, उसको बैकडोर से वापस से लेके आया। ये उन्होंने काम किया। अब हमें बताइए कि इधर सिटी इंजीनियर हमको स्टेट गवर्नमेंट से आना चाहिए, हमारा सिटी इंजीनियर स्टेट गवर्नमेंट से नहीं है, ये काम पहला है। हमारी जो लॉ ऑफिसर है वो कई सालों से काम कर रही है और कई सालों से ये टैक्टिक रही है कि वो पैनल के अंदर कौन उसके अंदर वकील रहेगा, वो वकील किसको कितनी मदद पहुंचाएगा। ये महानगर पालिका के जो कमिश्नर हैं उसको किस तरह वो बदली करा के मीरा भाईंदर में लाते हैं और उसका कितना सदुपयोग और कितना दुरुपयोग करते हैं, ये बात पब्लिक को जाननी जरूरी है। अच्छा सर, अभी आते हैं थोड़ा गीता जैन के बारे में। हाँ, क्योंकि उसका क्या काम रहा है, उसका क्या जी कंटिन्यू करिए। तो अभी की विधायिका रही गीता जैन। अब गीता जैन ने शायद उनको कोविड के समय इतना मौका नहीं मिला, सरकारें भी बदलती रही, कभी सरकार आगाड़ी रही, कभी पिछाड़ी सरकार रही। इस कारण से मुझे लगता है कि मैं उनका विश्लेषण इतना नहीं कर पाऊंगा। और आप ये मान के चलिए, भ्रष्टाचार कहीं न कहीं रुका है। इन 5 सालों के अंदर भ्रष्टाचार के अंदर कमी आई कि ऑफिसर बदले हैं। बाकायदा जो DP था, DP बनाने वाला घेवारे को कहीं न कहीं हटा के इस DP को किशोर पाटिल के पास में दिया गया और किशोर पाटिल ने भी दिलीप घेवारे के साथ में इस शहर को डुबोने का काम किया। आप जितने भी
शहर के जो उच्च जो जो सोचने और समझने वाले और जिनको मालूम है कि मीरा भाईंदर का कैसे डेवलपमेंट होना चाहिए, उनसे बात करेंगे तो ये बताएंगे कि इस डीपी के अंदर उन्होंने कितना नुकसान किया है हमारे मीरा भाईंदर का। आप मुझे बताइए, डीपी के अंदर जिस क्लब हाउस को क्लब हाउस के अंदर प्रावधान था कि वो सीआरजेड में, फिर उसका भी सीआरजेड के अंदर डिस्प्यूट प्रॉपर्टी को उन्होंने रेसिडेंशियल जोन में डाला। सर, हम किसी भी जितने भी यहाँ पर उम्मीदवार हैं, ट्रायंगल जिसमें है, महायुति के हैं, महागाड़ी के हैं, निर्दलीय हैं। अच्छा, पूरे महाराष्ट्र में जिस तरह से निर्दलियों की चर्चा है कि पूरा महाराष्ट्र निर्दलियों के कब्जे में है इलेक्शन इस बार का, उसका असर यहाँ भी दिख रहा है। निर्दलियों का यहाँ पर बोलबाला है इस शहर में। तो बजाय इनके निजी छवि पर जाने के, हम चाहेंगे आपसे ये जानना कि इस शहर के लिए मेन मुद्दे कौन कौन से हैं, चंद दो चार मेन मुद्दे जिन पर लोगों को वोट देना चाहिए। मेन मुद्दा तो मीरा भाईंदर के लिए सबसे पहले पानी सबसे बड़ी समस्या है, पानी का हल होना चाहिए। सेकंड है रोड का। क्या सॉल्यूशन है पानी का? पानी का सॉल्यूशन ये है कि मीरा भाईंदर की महानगर पालिका को भी अपना एफर्ट्स लगाना चाहिए कि सूर्या डैम का पानी जल्द से जल्द मीरा भाईंदर में आए। देखिए, क्यों वसई विरार के आमदार ने इतना एफर्ट लगाया और एफर्ट लगाने के बाद उन्होंने अपना पानी, उनके जो कोटे का पानी प्राप्त कर लिया, और मीरा भाईंदर अभी भी तरस रही है। हाँ, मुझे लगता है 2-4 साल के अंदर ये पानी की समस्या हल हो जाए। अब रहा रिंग रोड की बात। रिंग रोड में ऐसा है, जेसल पार्क से लेके मुंबई हाईवे कनेक्टिविटी है, पर उसमें कुछ पार्ट्स मैंग्रोव्स के हैं। लोगों को भी समझना चाहिए, पर्यावरणवादी को भी समझना चाहिए कि उसमें एलिवेटेड रोड बना के उस प्रकल्प को पूरा किया जाए। तीसरा समस्या है यहाँ की जो क्लस्टर योजना है। क्लस्टर योजना में अगर मीरा भाईंदर में अगर ये दिलीप घेवारे राय रहा तो किस तरह वो मैनिपुलेशन होगा, ये सबको मालूम। क्लस्टर योजना में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होना चाहिए, नहीं कि बिल्डरों को फ़ायदा होना चाहिए। क्लस्टर योजना में ऐसा है कि कई बिल्डिंग जो गिरने लायक नहीं है या फिर जानबूझ के महानगर पालिका से उसको कि धोखादायक बिल्डिंग का सर्टिफिकेट मिल रहा है, ये भी एक बड़ा घोटाला है। ये भी लोगों के सामने आना चाहिए कि बिल्डर इसके अंदर कितना इन्वॉल्व है। चौथी समस्या ये है मीरा भाईंदर में कि जितने भी हमारे रिजर्वेशन, उन रिजर्वेशन के अंदर किस तरह बिल्डर अपना मुनाफा प्राप्त करके उस रिजर्वेशन को किस तरह करते हैं। जैसे अब ये सेंटेक बिल्डर है। सेंटेक बिल्डर का बाकायदा हमारे आमदार प्रताप सरनायक ने विरोध किया। उसमें हॉस्पिटल रिजर्वेशन है, पहले आप हॉस्पिटल रिजर्वेशन बना के दीजिए, उसके बाद आपका बिल्डिंग का काम करिए। ये सराहनीय काम। और मैं चाहूँगा प्रताप सरनायक जैसा काम करें वैसा लोग सीखें, क्योंकि हमको पढ़ा लिखा उम्मीदवार चाहिए। सबसे पढ़ा लिखा उम्मीदवार होगा तो वो किस तरह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों से काम कराएगा या फिर अपने मुख्यमंत्री या फिर अपने मंत्रियों से किस तरह काम करवाएगा मीरा भाईंदर को, ये सबसे महत्वपूर्ण है। रहा सवाल निर्दलियों का, तो निर्दलीय क्यों आते हैं ये सबसे जानने। उनकी जैसे बीजेपी पार्टी है, बीजेपी पार्टी की ही पूर्व मेयर रही हुई गीता जैन निर्दलीय विधायक, पर उसका आने का कारण क्या है कि उसने देखा कि मेरा शहर, मैं इस शहर को किस तरह मतलब आगे बढ़ा सकती हूँ, इसलिए वो निर्दलीय के रूप में रही। और दूसरा, हसमुख गहलोत करके एक कैंडिडेट उतार रहे थे। ये ब्लैकमेलिंग का काम है कि प्रताप सरनायक को कहीं ना कहीं प्रेशर में लेके आने का, और उस प्रेशर का काम कि 145 के अंदर मेरे को आप तंग मत करिए, 146 में मैं आपको तंग नहीं करूँगा। तो ये निर्दलीय कैसे आते हैं ये सबको मालूम है, और निर्दलियों का भूमिका क्या होनी चाहिए मीरा भाईंदर को स्पष्ट मालूम है कि 145 में निर्दलियों की भूमिका क्या है और 146 में निर्दलियों की। सर, एक आखिरी सवाल, इससे पहले बातचीत लंबी हो, और वो आखिरी सवाल ये है कि ये जो तीनों हमारे विधायकी के लिए उम्मीदवार हैं, इन तीनों पर ही अवसरवादिता का आरोप लगता है। जैसे प्रताप सरनायक पे लगता है कि ये पहले गीता जैन जी के साथ में थे, अब मौका आ गया तो ये नरेंद्र मेहता जिनका विरोध किया था उनके साथ में आ गए। इसी तरह से
गीता जैन के बारे में प्रताप नायक का कहना है कि उनका कोई पता नहीं वो कौन सी पार्टी में है, पहले किसी निर्दलीय जीती थी, फिर बीजेपी में चली गई, फिर वो टूटी तो फिर संजय गुट में आ गई, फिर वो गुवाहाटी भी पहुंच गई जहाँ पर हम लोग थे, और मैं चौंक गया, उनको देखिएगा अरे गुवाहाटी कैसे आप आ गई। तो इस पर जरा आप प्रकाश डालिए। जी, राजनीति बोलते किसे, अवसरवादिता को ही राजनीति बोलते हैं। आज के युग के अंदर मैं अपने शहर के लिए कैसे पैसा लाऊं या मैं शहर के लिए कैसे तरक्की करूं, तो मैं किसके पास जाऊं? तो वो पावर, जब तक आपके पास पावर नहीं रहेगा ना, पावर का ही सब, पावर सेंटर ही सबसे बड़ा मतलब राजनीति का वो है, कैसे मैं किस तरह मैं पैसा ला सकती हूँ। तो इसलिए शायद हो सकता है कि उनका ये हो कि मैं शायद पावर सेंटर में जाऊंगी तो मैं ज़्यादा विकास कर पाऊंगी। मुझे ऐसा लगता है कि गीता जैन जी ने ऐसा किया, पर उनके साथ में सबसे बड़ी समस्या ये रही, कोविड का समय रहा था, उस समय वो मतलब ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। फिर उसके बाद उन्होंने निरंतर ये देखा कि हर जो सरकार बनी उसके साथ जाऊं और मेरे शहर के लिए कहीं न कहीं से फंड उठे। थैंक यू वेरी मच सर। दोस्तों, ये इंटरव्यू था राजू गोयल जी के साथ में। आपने पूरा इंटरव्यू देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। कुछ कहना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल इंडिया आजकल टीवी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।